हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई मेंस 2025 के लिए जो अपन एक मिनी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे उसके पार्ट 6 के बारे में, जिसमें एज यूजुअल जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नए और अपडेटेड सिलेबस के बेसिस पे अपन ने इनको डिजाइन किया है। यहाँ पे वेटेज का भी काफी अच्छे से ध्यान रखा गया है और एज यूजुअल अपने को ये क्वेश्चंस खाली देखने नहीं है, खुद से भी आपको ट्राई करना है और बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो बेसिकली यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है। जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि वेक्टर अलजेब्रा काफी हाई वेटेज चैप्टर है, चाहे जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर लो या फिर जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से अगर अपन बात करें। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन अपने को दे रखा है। अपने को बोला हमारे पास में एक आर वेक्टर दिया हुआ कुछ इस तरीके से, फिर बोला कि ए बी सी हमारे पास में तीन नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और नॉन कोप्लेनर वेक्टर। जब भी नॉन कोप्लेनर वेक्टर आते हैं तो दिमाग में सीधा सा यहाँ पे सिचुएशन आना चाहिए कि ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो जीरो नहीं, ऐसा ये कहना चाह रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि आर वेक्टर जो ये दे रखा है इसने, ये इस वेक्टर के साथ में ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। जिसका मतलब क्या हो गया कि आर वेक्टर का डॉट विद ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल टू जीरो, ये बोल रहा है। तो अपने को मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी मिनिमम वैल्यू बताने के लिए बेसिकली अपने को एक्स और वाई चाहिए। एक्स और वाई कहाँ है, यहाँ पे ये जो एक्स और वाई है। अब अपन कर क्या सकते हैं, अपन इस वाली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे इसको सेपरेटली अपन क्या लिख सकते हैं कि आर डॉट ए प्लस आर डॉट बी प्लस आर डॉट सी इक्वल टू जीरो। अब इसका यूज अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे आर इक्वेशन अपने को दे रखा है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पूरी पूरी इक्वेशन का ए वेक्टर के साथ डॉट कर देता हूँ। और जब ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो चाहे तो प्री करो या पोस्ट में डॉट करो, यानी कि पहले करो या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल इसमें है, मतलब कि जैसे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की वैल्यू अलग होती है, वैसे ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब ए वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए डॉट ए क्रॉस बी। और बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में अपने को एक चीज इसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब भी कोई दो वेक्टर सेम आएंगे या फिर एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के अगर पैरेलल है, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में अगर लिखा जा सकता है, तो उस सिचुएशन में इसके वैल्यू जो है बॉक्स प्रोडक्ट की जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट ए क्रॉस बी, दो वेक्टर सेम आ गए जिसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो। तो जीरो को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो जीरो। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको अपन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं, इसके साथ में आ जाएगा कॉस वाई। आगे बात करोगे तो फिर से ए वेक्टर दो बार आएगा, ए डॉट सी क्रॉस ए, यानी कि उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब ऐसे ही आर डॉट बी हम निकाल लेते हैं। आर डॉट बी की बात करोगे तो फिर से ये पहले वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, दूसरे वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा। यहां पे बात करोगे तो ट्वाइस ऑफ बी सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट ये अपने पास में आएगा। फिर आर डॉट सी की वैल्यू निकाल लो, आर डॉट सी की वैल्यू निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ए बी का बॉक्स प्रोडक्ट, इसके साथ में साइन एक्स आएगा, अगले वाली दोनों टर्म जीरो। अब यहाँ पे एक चीज और अपने को पता होनी चाहिए बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में कि यहाँ पे ए बी सी को अपन साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट कर सकते हैं, उससे इसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ए बी सी का बॉक्स हो या बी सी ए का बॉक्स हो या सी ए बी का बॉक्स, तीनों की वैल्यू बराबर होती है। तो ए बी सी ए सी ए बी तीनों की वैल्यू बराबर है, तीनों को अपन ए बी सी ही लिख सकते हैं। तो लेफ्ट साइड अब देखो तीनों इक्वेशंस का सम कर दो, तो तीनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड में सम देखोगे तो क्या आएगा, आर डॉट ए प्लस आर डॉट बी प्लस आर डॉट सी, वो वैल्यू जीरो दे रखी है तो ये जीरो आ जाएगा। लेफ्ट साइड की बात करो तो ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट को अपन कॉमन ले लेते हैं और अंदर आएगा अपने पास में, यहाँ पे आएगा कॉस वाई आएगा, फिर आएगा 2 प्लस साइन एक्स। अब क्वेश्चन में खुद बोला है कि यहाँ पे एबीसी नॉन कोप्लेनर है, जिसका मतलब ये जीरो नहीं है। ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो के बराबर है, ये जीरो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस 2 ये इक्वल टू जीरो होगा। जिसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू -2 के बराबर। अब देखो ये -2 के बराबर है। अब साइन एक्स के बारे में अपने को पता है कि -1 से 1 के बीच में टेंड करती है, फिर कॉस ऑफ कॉस वाई बोल लो, कॉस थीटा जो भी है, ये इसकी वैल्यू हमेशा रहने वाली तो -1 से 1 के बीच में है। अपने को आउटपुट चाहिए -2। ये कब आएगा, ये तब आएगा जब साइन एक्स की वैल्यू -1 होगी, उसके साथ साथ कॉस एक्स की या कॉस वाई की वैल्यू भी -1 होगी। जब साइन एक्स की वैल्यू -1 है तो उस सिचुएशन में मिनिमम थीटा अपने पास में क्या हो सकता है, यहाँ पे -π/2। वैसे तो पाई प्लस π/2 भी हो सकता है, लेकिन अपने को एरिया मिनिमम चाहिए ना, क्योंकि ये x की वैल्यू है।
जितना x कम होगा उतना एरिया या फिर ये जो वैल्यू है ये मिनिमम आएगी। ठीक है, एरिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इस वैल्यू के मिनिमम की बात हो रही। तो जितना x कम होगा उतना ये मिनिमम आएगा, जितना y कम होगा उतना भी ये मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू क्या रखी जाए, y की वैल्यू मिनिमम अपन पाई ले सकते हैं, लेने को तो और भी आगे जाके ले सकते हैं अपन वैल्यूज, बट मिनिमम पाई पे ये अपना काम चल जाएगा। तो अब देखो, अब x और y की वैल्यू आ गया, अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो 4 इंटू, अब x की वैल्यू क्या है -π/2, उसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा π²/4, और फिर यहाँ पे ये वैल्यू पाई है तो इसके स्क्वायर करेंगे तो π², नीचे π² है, π² कॉमन लेकर निपटा देते हैं तो अपने पास आएगा ये वाली वैल्यू +1। अब बस इसी को देख लो, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, अंदर आ गया 5/4, बाहर है 4, 4 से 4 खत्म, फाइनल आउटपुट 5 आ जाए। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में भी काफी पूछेगा। अब देखो, जो कि जनरली टफेस्ट जेईई मेंस कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस के बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, x की वैल्यू 0 से √3 के बीच में है, जिसमें 0 और √3 बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड। अब यहाँ पे क्या बोला है, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इक्वल टू π/2। अब यहाँ पे अपने को एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x ये π/2 होता है, या फिर इस x की जगह y ले लो। अगर इस तरीके से दे रखा है π/2 के बराबर, तो केवल तभी होता है जब x और y बराबर होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काफी फेमस प्रॉपर्टी है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये दोनों बराबर लिखे हुए हो, अगर नहीं लिखे हैं इक्वल टू π/2 दे रहे तो अपन को बस बैठ के दोनों को बराबर करना है। तो अपने को इन दोनों को बराबर ही करना है। अब बराबर करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ना, इस पूरी वैल्यू को मैं बोल देता हूं अल्फा, और इस पूरी वैल्यू को अपन बोल देते हैं बीटा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्फा के बारे में, है ना। अल्फा को निकाल लेते हैं। अल्फा को निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले समेशन को निपटा लो, है ना। समेशन को अगर मान लो मैं खोलूंगा, n इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ पे देखो ये तो हो जाएगा क्या 0, और यहाँ पे x आ जाएगा, यानी कि x² आ जाएगा, और नीचे 3 की पावर 1 - 1 यानी कि 0, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 0। फिर आगे आएगा माइनस, क्यों आएगा, जब n इक्वल टू 2 डालोगे तो -1 की पावर 1 आएगी, जिसकी वजह से माइनस आएगा, और x की पावर 2 के मल्टीपल में चलेगी, और नीचे 3 का स्क्वायर, 3 की पावर जो है एक एक करते हुए बढ़ती हुई चलेगी। अब तो सीधा सीधा पैटर्न दिख भी रहा है कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से वैल्यू जा रही है इन्फिनिटी तक। इसको अपन सीधा सीधा देख भी पा रहे हैं कि एक्चुअली में जीपी है, और जीपी का सम क्या होता है, जब इन्फिनिटी तक की बात होती है a/1 - r। तो a की बात करोगे, a है x²/1 - r। r यहाँ पे अगर देखोगे तो वो एक्चुअली में x²/3 माइनस वाला है, तो यहाँ पे -x²/3 इसकी जगह रख देंगे। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे आएगा, देखो 3 ऊपर आ जाएगा तो 3x² हो गया, नीचे बचेगा 3 + x², और ये, हाँ, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसी सेम तरीके से बीटा भी निकाल लेते हैं। बीटा और अल्फा में फर्क क्या है, बीटा और अल्फा में केवल एक फर्क है x की पावर का। यहाँ पे x की पावर जो है 2n में चल रही है, यहाँ पे 4n में चलेगी, तो बस ऊपर जो निकाला है उसी को रख देते हैं। यानी कि यहाँ पे चाहो तो इसको डायरेक्टली भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे s इन्फिनिटी की बात करोगे तो x की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 माइनस, और सारा का सारा काम जो है x की पावर 4 में हो रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 3 + x की पावर 4। अब क्वेश्चन के बेसिस पे क्या कह रहा है कि ये π/2 है, जिसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा को बराबर कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x² डिवाइड बाई 3 + x², और यहाँ पे 3x की पावर 4 डिवाइड बाई 3 + x की पावर 4। सबसे पहले 3 से तो 3 गया। अब यहां से x² से x² चला जाएगा, लेकिन ये कब जाता है, ये कैंसिल तब होता है जब ये x की वैल्यू 0 नहीं हो, है ना, तब तो अपन आगे प्रोसीड करेंगे। बट एक सिचुएशन तब भी ये बराबर होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि x = 0 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, जो कि इस रेंज में लाई भी कर रहा है। अब जब x ≠ 0 है, तब अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/3 + x² आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो x²/3 + x की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं करता हूं तो 3 + x की पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x² + x की पावर 4। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 = 3x², जिसका मतलब x² = 1, मतलब x की वैल्यू आ रही है ±1। अब यहां पे क्या बोला है, x इस रेंज में है,
√3 की बात करोगे तो 1.732 है, 1 से बड़ा है, जिसका मतलब यहाँ पे केवल एक सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 1 वाला और x इक्वल टू 0 वाला, ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं। तो इसके टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस की बात करोगे तो 2 अपने पास में निकल के आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या बोला, fx जो है पूरा इसके बराबर है। अब एक सीधा सा दिमाग में क्या था, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा लेंथी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसी बेसिस पे इसने f(2) की वैल्यू दे रखी है जो कि 6 दे रखी है, तो फिर इसका वैल्यू पूछा है, मतलब कि f(1) प्लस f(2) प्लस f से 25 तक जा रहा है, इस सब का सम पूछा है। अब इसको निकालने के लिए एक आसान सा अप्रोच ये कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट जब भी आप पढ़े होगे तो वहां पे पढ़े होगे कि अगर मान लो डिटर्मिनेंट को मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो अपन किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब कि अगर मान लो मेरे को इसको f(x) निकालना है ना, देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि यहां पे अगर मान लो मैं किसी रो के बेसिस पे करता हूं, मान लो पहली वाली रो के बेसिस पे करूंगा तो ऊपर वाले एक रो का करते हैं अपन, बाकी सबको एज इट इज लिखते हैं, फिर प्लस साइन लगाते हैं, फिर सेकंड रो को करते हैं, फिर बाकी सबको एज इट इज लिखते हैं, फिर थर्ड रो का करते हैं और बाकी सबको एज इट इज लिख के प्लस साइन के साथ में इक्वेट करते हैं। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अगर मैं रो को लूंगा तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा, इसका कॉस हो जाएगा, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट एक चीज देखो, अगर मान लो मैं इस कॉलम पे फोकस करता हूं और इस कॉलम पे, तो सेकंड वाला जो कॉलम है इसका सारे एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन इसी के बराबर जो पहले कॉलम में लिखा, और फर्स्ट कॉलम के सारी वैल्यूज का डिफरेंशिएशन सेकंड कॉलम में जो वैल्यूज उन सबको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो उसके बराबर है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर हम इनसे f(x) निकाल लें तो सबसे पहले वाले कॉलम को कर देते हैं, तो क्या आएगा, माइनस साइन x प्लस अल्फा, और उसके बाद x प्लस अल्फा का करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं। तो यहां पे आ जाएगा माइनस साइन x प्लस बीटा, और यहां पे आ जाएगा माइनस साइन x प्लस गामा, और यहां पे इसको भी लिख दे रहा हूं, साइन x प्लस अल्फा आ जाएगा, साइन x प्लस बीटा ये आ जाएगा, साइन x प्लस गामा ये अपने पास में आएगा। थर्ड वाली भी वैल्यू आएगी जो कि देख के अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कांस्टेंट है, क्योंकि x वहां पे है ही नहीं। फिर उसके बाद में अब मेरे को सेकंड वाले का करना है, तो सेकंड वाले का करने के लिए फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना पड़ेगा कि ये कॉस अल्फा हो जाएगा, ये x प्लस कॉस बीटा हो जाएगा, ये कॉस x प्लस गामा हो जाएगा। यहां पे इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, कॉस x प्लस अल्फा, कॉस x प्लस बीटा और कॉस x प्लस गामा, ये अपने पास में है। थर्ड वाला कॉलम सेम आ रहा है। थर्ड वाले में अगर बात करोगे, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू कुछ ना कुछ जो पहले वाले कॉलम में लिखी वो आएगी, सेकंड वाले में लिखी है जो आएगी। अब अपने थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन अगर मैं कर रहा हूँ, सारी सारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, तो यानी कि 0 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले ये खत्म, सबका आउटपुट 0 है। और डिटर्मिनेंट में अपने को पता है कि जब भी कोई दो रो या दो कॉलम बराबर होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का आउटपुट 0 होता है। यहाँ पे दोनों बराबर तो 0 हो जाएगा। सेम तरीके से यहां से अगर मैं देखो, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी कॉलम या रो से अपन एक वैल्यू को बाहर ले सकते हैं। जैसे माइनस, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं -1 पहले वाले कॉलम से, तो ये क्या बचेगा, साइन x प्लस अल्फा, साइन x प्लस बीटा, साइन x प्लस गामा, ये और ये दोनों बराबर है, जिसका मतलब दो कॉलम यहाँ पे बराबर है, जिसका मतलब इसका आउटपुट भी 0 हो जाएगा। तो अपन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बोल पा रहे हैं कि f डैश x इक्वल टू 0, इसलिए मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर रहा हूं, क्योंकि अपने को सीधा सीधा यहाँ पे पता चल चुका है कि f डैश x 0 है। अगर f डैश x 0 है तो इसका मतलब अपन क्या बोल पाएंगे कि fx जो है वो एक्चुअली में एक कांस्टेंट फंक्शन है, तभी तो f डैश x 0 है ना। इस कांस्टेंट को k बोल देते हैं, और हमको क्या पता है जब x इक्वल टू 2 डालते हैं तो आउटपुट तो k ही रहना है, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में इसने 6 दे रखी, तो k की वैल्यू 6 आ गई। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि fx फंक्शन है जो वो है 6। अब अपने को निकालना ये है, तो f(1) की वैल्यू निकालो तब भी 6 आएगा, 2 की 6, 3 की 6, इस तरीके 25 तक आएगा। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 कितनी बार आएगा, 25 बार। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आउटपुट आ जाएगा 150, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा। काफी आसानी से सॉल्व हो गया, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ये पैराबोला से रिलेटेड है, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस के बेसिस पे अपन इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है।
अगर किसी से नहीं भी बन रहे होंगे तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे चीजें सीखने से ज्यादा मतलब आपको होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि अपने पास में एक पैराबोला है, पैराबोला के साथ साथ फिर बोला है सबसे पहले हमारे पास में एक स्क्वायर है PQRS, उसकी एक साइड जो है वो इस लाइन पे है, ठीक है, मतलब कि एक साइड है तो दो वर्टेक्स होंगे, दोनों वर्टेक्स इस लाइन पे लाई करते हैं। उसके बाद बाकी जो दो वर्टेक्स हैं वो एक्चुअली में इस पैराबोला पे लाई करते हैं। तो ये जो PQRS का स्क्वायर बन रहा है इसका मिनिमम एरिया अपने को निकालना है। अब देखो चाहो तो इसको EOD की हेल्प से भी कर सकते हो या फिर बेसिक फंडे की हेल्प से अपन इसको करते हैं, है ना। जैसे मान लो इस तरीके से अपन चलते हैं तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारे पास में जो पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला है। दूसरा y इक्वल टू 2x माइनस 17 की बात करोगे तो ये लाइन यहां कहीं से जाएगी, है ना, ये तो इसके पॉइंट रहेंगे, इस तरीके से लाइन जाएगी। अब क्या हो रहा है, अब एक्चुअली में हुआ ऐसा रहा है कि यहाँ दो पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं, है ना। मान लो एक पॉइंट में यहाँ पे मान लेता हूँ, एक पॉइंट में यहाँ पे मान लेता हूँ, इस तरीके से मेरे पास में PQ दो पॉइंट, अब स्क्वायर बन रहा है। अब दो पॉइंट ये है तो दो पॉइंट यहाँ पे भी है ना, उतना दूर नहीं होगा, हालांकि देख के ऐसा लग सकता है कि स्क्वायर तो बन ही नहीं रहा है। रफली अपन ड्रॉ करें, थोड़ा सा पास में होगा, बहुत ज्यादा पास में होगा, इसी वजह से तब जाके स्क्वायर बनेगा, है ना। इस तरीके से अपने पास में स्क्वायर बन रहा है जिसके दो वर्टेक्स ये है। अब अपने को यहाँ पे निकालना है ये मिनिमम एरिया क्या होगा, या फिर इसकी किसी भी एक साइड को ना मैं अल्फा बोल देता हूँ, इसकी एक साइड को अपन अल्फा बोलते हैं। अब देखो जो जो इन्फॉर्मेशन अपने को पता है या फिर जो जो चीजें पता है उसके बेसिस पे अपन चलते हैं। सबसे पहले पैराबोला के लिए अपन जनरल पॉइंट या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर लो, है ना। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, इसको अपन सीधा सीधा बोल देंगे, चलो x को अगर मैं t मानता हूं तो y t स्क्वायर आता है, ये अपने पास में आएंगे। सिंस हमारे पास में पैराबोला पे लाई करने वाले दो पॉइंट है, एक पॉइंट r है एक पॉइंट s है, तो एक को t1 ले लेते हैं एक को t2 ले लेते हैं। तो r पॉइंट मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, r पॉइंट की बात करोगे तो उसको बोल देंगे t1 t1 स्क्वायर। ऐसे ही s पॉइंट की बात करोगे तो t2 t2 स्क्वायर। इस तरीके से अपन ने ले लिया। अब देखो हमको क्या पता है PQRS एक स्क्वायर है, स्क्वायर तो सारी की सारी साइड्स वगैरह बराबर होंगी, है ना। अब यहाँ देखो चाहो तो स्लोप्स को बराबर कर लो कि भाई अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है तो इसके dy बाई dx 2x होगा। अब ये 2x जो है एक टेंजेंट वाली लाइन है, और इस टेंजेंट का स्लोप इस जब स्क्वायर बनेगा तो ये जो लाइन अपने को दे रखे 2x माइनस 17 इसके स्लोप के बराबर होना चाहिए। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एकदम बेसिक अप्रोच से अपन चल लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो PQ लाइन का स्लोप है वो एक्चुअली में RS लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर बनेगा। अब अगर ऐसा होगा तो PQ लाइन का स्लोप हमको पता है वो तो 2 है क्योंकि इक्वेशन दे रखी है। दूसरा अब RS लाइन का स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट अपने को पता है, तो इसको क्या लिख देंगे T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई T2 माइनस T1। अब ऊपर वाले को T1 प्लस T2 इंटू T1 प्लस T2 या T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, नीचे T2 माइनस T1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 की वैल्यू हमारे पास में 2 आ जाएगी। अल्टीमेटली मेरे को T1 T2 की वैल्यू निकालनी है जिससे पॉइंट पता चल जाएगा, फिर अपन इसको काफी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब दूसरा चीज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा RS निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। RS की अगर अपन बात करेंगे तो RS एक्चुअली में क्या है कि भाई T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा यहां पे आ जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो एक तो यहां पे अपन क्या करते हैं कि भाई T2 माइनस T1 का स्क्वायर प्लस इसको T1 प्लस T2 का स्क्वायर और T2 माइनस T1 का स्क्वायर इस तरीके से खोल दिया। अब T2 माइनस T1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आगे रूट लगा है तो T2 माइनस T1 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा 1 प्लस T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर की वैल्यू अभी हम निकाले हैं तो ये क्या आ जाएगा √5 T2 माइनस T1। इसको भी अब सिंस मेरे को T1 T2 की वैल्यू निकालनी तो इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं, तो √5 तो अपने पास आ ही गया। T2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं T1 प्लस T2 अगर 2 के बराबर है तो T2 अपने पास में आ जाएगा 2 माइनस T1 और माइनस T1 ऑलरेडी लिखा है, 2 यहां से भी देखो यहां से √5 है, यहां से क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 T1। तो RS की वैल्यू अपने पास में आ रही है यहां पे 2 √5 1 माइनस
T1, ये RS की वैल्यू है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमारे पास में जो RS की वैल्यू आ रही है, ये एक्चुअली में अगर मैं साइड अल्फा बोल दूं तो ये उसके बराबर भी अल्फा के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर तो सारी साइड बराबर है, चाहे तो RS ले लो, SQ ले लो, PQ ले लो, PR ले लो, सारी के सारी साइड्स बराबर है। तो एक फंडा अपने पास में यहां से क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि सिंस हमको R पॉइंट पता है, तो ये जो PR है या RP जो साइड है, ये एक्चुअली भी क्या है कि ये जो लाइन की इक्वेशन अपने को दे रखी है, जिसको अपन लाइन फॉर्मेट में लिखोगे तो 2x माइनस वाई माइनस 17 इक्वल टू 0, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R पॉइंट की, इसको निकाल लो, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में अगर अपन बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो R पॉइंट अपने पास में क्या है, इसको जनरल पॉइंट कंसीडर, चलो ऐसे करो तो T1 वाला ही ले लेते हैं कि T1 वाला R पॉइंट ले लेते हैं, T1 T1 स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगी, मॉड आएगा, यहां पे आएगा 2T1, देखो 2x, x की जगह T1 डालना है, y की जगह T1 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2T1 माइनस T1 स्क्वायर माइनस 17, फिर क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का 1 है, तो यहां पे आ जाएगा √5। ये अब ये जो है ये अल्फा के बराबर है, साइड की डिस्टेंस के बराबर है, जो भी है सब कुछ यही है ना। अब देखो अपने को क्या करना है, अब दो सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है कि ये सिंस यहाँ पे मॉड आता है तो ये हो सकता है प्लस से खुल जाए, माइनस से खुल जाए। वैसे तुम किसी एक से भी खोल के सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, जैसे मान लो प्लस से सॉल्व करता हूँ, प्लस से अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 2T1 माइनस T1 स्क्वायर माइनस 17 इक्वल टू अपने पास में √5 आएगा, और ये आ रहा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू RS के बराबर भी है, और ये वैल्यू 2√5 1 माइनस T1 के बराबर, सारी की सारी इक्वेशन T1 के रेस्पेक्ट में अपने पास में अब बन जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, √5 को 2√5 1 माइनस T1 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहां पे आएगा 2T1 माइनस T1 स्क्वायर माइनस 17, यहां पे आ जाएगा 10 1 माइनस T1, जिसको मैं डायरेक्टली 10 माइनस 10T1 लिख दे रहा हूं, सबको राइट साइड में ले जाओ, तो T1 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 2T1 माइनस में आ जाएगा, और माइनस 10T1 ऑलरेडी लिखा है, प्लस 10 प्लस 17 ये आएगा, तो T1 स्क्वायर माइनस 12 T1 और प्लस 27, इसके फैक्टर कर लो, 9 और 3 12, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 माइनस 3 और T1 माइनस 9 इक्वल टू 0। T1 की दो वैल्यूज आ रही है, एक 3 आ रही है, एक आ रही है 9। जब T1 की वैल्यू 3 है तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 क्या है, 2 माइनस T1, यानी कि ये -1 आ जाएगा, यहां पे बात करोगे तो ये -7 आ जाएगा। यही सेम चीज अगर अपन माइनस लेके करते तो उल्टा आ रहा होता, है ना। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना, वैसे चाहे चलो इसको कर ही देते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस T1 माइनस T1 स्क्वायर माइनस 17 ये आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा -10 प्लस 10 T1, सबको राइट साइड में लेके जाएंगे तो T1 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा -2T1 प्लस 10T1 माइनस 10 प्लस 17 ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, T1 स्क्वायर प्लस 8T1 प्लस 7 इक्वल टू 0, या इस 8 है, इसके फैक्टर 1 और 7 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 प्लस 1 और T1 प्लस 7, तो T1 की वैल्यू क्या आ रही है, अब यहाँ पे एक की वैल्यू -1 आ रही है, एक बार इसकी वैल्यू -7 आ, जब इसकी वैल्यू -1 है तो T2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये जब -7 है तो T2 की वैल्यू 9 आ जाएगी। घूम फिर के उल्टा सीधा हो गया, और कुछ यहाँ पे करने की जरूरत अपने को है। तो T1 और T2 की वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी है, उसके बेसिस पे, T1 के बेसिस पे अपन साइड निकाल लेंगे। देखो साइड अपने को क्या पता है, साइड क्या है, 2√5 1 माइनस T1। अब कोई सा भी T1 ले लो, है ना, जैसे मान लो पहले वाला लोग T1 इक्वल टू, अगर मान लो मैं 3 लेता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√5 1 माइनस 3, जिसका मतलब ये -2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -4√5। बट हम डिस्टेंस की बात करें तो केवल मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, तो ये इसकी साइड की लेंथ हो गया, और एरिया की बात करोगे तो साइड का स्क्वायर यानी कि 16 × 5 यानी कि 80 हो जाएगा। मिनिमम पे बात करनी है, ये चीज भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरा जब T1 इज इक्वल टू, अगर मैं 9 लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2√5 1 माइनस 9 की बात करोगे तो ये 8 आएगा, तो ये आ जाएगा 16√5 माइनस में,
और एरिया की बात करो, यहाँ पे इसको प्लस में अपने को लेना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड से मतलब केवल एरिया की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर कर दो, ये तो ऑब्वियस सी बात है और भी ज्यादा बड़ा आएगा। हमको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम हमारा 80 आ चुका, चाहो तो इसको T2 की हेल्प से भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मिनिमम एरिया इसका 80 हो जाएगा और अपने पास में ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि मैट्रिसेस से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स अपने को दे रखा है और ये एक सीरीज सा दिया हुआ। अब देखो इस सीरीज को करने के भी दो तरीके हैं। पहला तो एक स्टैंडर्ड अप्रोच में बता देता हूँ, जैसे मान लो इस पूरे को अपन बी मान लेते हैं। बी माना तो a माइनस ए स्क्वायर बाई 3 लिखा है प्लस ए क्यूब बाई 9 लिखा है। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे +1 है, -1 तो पॉसिबल ही नहीं। अब अपने को क्या करना है, इसको a बाई 3 से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, लेफ्ट में हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट में तो कुछ भी कर दो क्या फर्क पड़ता है, और एक टर्म खिसका के लिख दो तो a स्क्वायर बाई 3 ये आ जाएगा, और यहां पे बात करो तो ये माइनस ए क्यूब बाई 9 हो जाएगा और इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखो, अब इनको प्लस अगर मान लो मैं करता हूं तो यहाँ पे देख क्या आ रहा है कि हमारे पास में i प्लस ए बाई 3 इंटू बी। यहाँ पे 1 नहीं ले सकते, अपने को i लेना रहेगा क्योंकि मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन तो आइडेंटिटी आना चाहिए, 1 तो कभी आता नहीं। राइट साइड में अगर बात करोगे तो ये सब कैंसिल हो गए, ये लो खेल कर, यहाँ पे केवल a बचा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3i प्लस ए डिवाइड बाय 3 इंटू बी इज इक्वल टू ए। तो b इक्वल टू क्या आ गया 3a और 3i प्लस ए का इनवर्स ये, और b अपन ने इस पूरी पूरी वैल्यू को माना है तो इसको निकाल लो तो ये पूरा पूरा आउटपुट अपने पास आ जाएगा, फिर कंपेयर कर देंगे। दूसरा तरीका अपन डायरेक्ट वाला भी लगा सकते हैं, सिंस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो अपन s इन्फिनिटी का सम कर देते हैं, है ना। तो a अपॉन 1 माइनस आर कितना है ये, है ना। अब यहाँ पे सिंस मैट्रिसेस को हम डील कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, हम i लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 3i प्लस ए। और मैट्रिसेस में डिवीजन वगैरह कुछ पॉसिबल नहीं रहता तो उस डिवीजन को हम इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, 3i प्लस ए अपने पास में ये बी मैट्रिक्स है, चाहो तो ऐसे कर लो। अब देखो 3a की बात करोगे तो काफी आसानी से अपन इसको लिख सकते हैं। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं 3i प्लस ए, तो 3i प्लस ए की बात, 3i का मतलब क्या होगा 3003 प्लस ए की बात करोगे तो 1 माइनस 1 माइनस 3 1। इसको अपन निकाल लेते हैं, ये आएगा तो क्या आएगा देखो 3 और 1 4 हो गया, और यहां पे -3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये है। अब अगर मान लो मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड भी निकालें, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो 4 माइनस 3 -1 3 तो कितना आएगा 12 माइनस -3 -1, तो ये आ जाएगा अपने पास में, एक सेकेंड ना, 3 और 1 4, 3 ये 4 आएगा ना, तो ये 16 आएगा, 16 में से 3 गया तो अपने पास 13 आ गया। तो इससे डिवाइड करते हैं तो देखो अपने पास में क्या था, 3 को बाहर ले लेता हूं, 3 स्केलर है और ये इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी स्केलर आ गया बाहर, तो 3/13 तो हमारे पास में आ गया, एक ए मैट्रिक्स बच गया। दूसरा यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स। अब इसका इनवर्स मेरे को निकालना है ना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स अपन निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 2 क्रॉस 2 का है तो ये 4 आ जाएगा, ये भी 4 आएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अब ए मैट्रिक्स को बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू तो बराबर आ गई सीधा सीधा। तो अब देखो अपन, और उसमें भी चालाकी क्या कर सकते हैं कि 1 -1 ले लो, -3 1 ले लो, यहाँ पे 4 1 3 4 ये ले लो, और केवल उन एलिमेंट्स को निकाल लो जिनकी जरूरत, जैसे ये वाला कब निकलेगा जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा 1 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 4। अगले वाले के बारे में बात करो, ये बी कब निकलेगा जब लास्ट वाली ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1। बाकी सबकी कोई जरूरत नहीं है हमको, है ना। तो वैसे चाहो तो उसको देख भी सकते हो, बट इतने में अपने काम बन जाएगा। इस वैल्यू को निकालोगे -12 प्लस 3 यानी कि -9, जो कि हमारे पास ए की वैल्यू हो गई। यहां पे देखोगे -4 प्लस 1 यानी कि -3, ये हमारे पास बी की वैल्यू हो गई, जो अपने को सी ऑप्शन में दे रखी, ठीक है। इस तरीके से काफी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी सेगमेंट्स को भी कवर किया है, वो सब आपको एक लेफ्ट साइड की प्लेलिस्ट में दिख रहे होंगे, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं।
सो आज के लिए बस इतना ही. होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.